हेलो बच्चे लोग, क्या हाल चाल, कैसे आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं डिजिफाइड डिफेंस पर। सभी बच्चे लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद मेरे दोस्तों। तो आज एक बहुत मोस्ट अवेटेड वीडियो, जैसे बच्चे बार बार कह रहे हैं कि सर आज जो हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं उसके बारे में बता दीजिए, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बता दीजिए, किसमें से कितने सवाल आते हैं वो बता दीजिए। तो ये लीजिए, मैं एनडीए 2 2025 के लिए यहाँ पर आप लोगों को लेकर आ गया हूँ वेटेज वाले टॉपिक्स, है ना। तो नाम तो ऐसे ही रख दिया कि हाँ भैया देखने में अच्छा लगे। तो बाकी इसके अंदर मैं आपको सिलेबस, मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस भी बताऊंगा कि सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स, कैसे कैसे टॉपिक्स आने वाले हैं। और साथ ही मैं उसमें से एक अंदाज़ा भी दूंगा कि भैया जो लास्ट 3-4 साल 5 साल पैटर्न के हिसाब से एक एवरेज कितने क्वेश्चंस एक चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। तो उस तरीके से हम लोग पूरा का पूरा यहाँ पर जो प्लान है वो बनाएंगे, और उस हिसाब से आप अपने तरीके से चुन सकते हैं कि मुझे कौन से वाले चैप्टर्स पढ़ने चाहिए, कहाँ से ज़्यादा स्कोर मैं कर सकता हूँ, कौन से चैप्टर्स मेरे वीक है, कौन से चैप्टर्स मेरे मतलब मजबूत हैं, जिनको लेकर मैं ज़्यादा एफर्ट लगाकर ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ। लेकिन पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना होगा कि इंडिया की मैथमेटिक्स बेसिकली कितने सेक्शंस में बटा हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम लोग शुरुआत करें तो जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हो तो नोटिफिकेशन में पूरा सिलेबस आपका एक्सप्लेन रहता है ना। तो मैं उसी तरीके से आप लोगों से बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो पार्ट आता है वो अलजेब्रा का पार्ट आता है, फिर उसके बाद मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स का पार्ट आता है, फिर एनालिटिकल ज्योमेट्री होता है, ट्रिग्नोमेट्री आता है, डिफरेंशियल कैलकुलस आता है, इंटीग्रल कैलकुलस आता है और स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी आता है। ये 7 अलग अलग सेक्शंस हमारे डिवाइडेड हैं। इन 7 सेक्शंस में से अलग अलग चैप्टर्स रहेंगे, अलग अलग टॉपिक्स रहेंगे और उनकी अलग अलग वेटेज रहेगी, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कहाँ से। एल्जेब्रा की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो एल्जेब्रा के अंदर रहती है, और मोस्टली यहां से 11th क्लास की जो मैथमेटिक्स होती है वो यहां सबसे ज्यादा पाई जाती है। जैसे आप देख सकते हो सेट थ्योरी हो गया, रिलेशंस हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, लॉगरिथम्स, ये मोस्टली 90% सिलेबस इसका क्या है, क्लास 11 से है। लॉगरिथम्स हालांकि 11th और 12th दोनों में ही नहीं पढ़ाया जाता है, बस इसकी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल होता है। तो ये सारा का सारा क्लास 11th के अंदर से आता है। तो क्लास 11th में जो बच्चे कहते हैं कि हाँ ज्यादातर वेटेज जो सर क्लास 11th की होती है, तो हाँ ये सच है और आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि सेट थ्योरी में से 1 से 2 क्वेश्चन, रिलेशन में से 1 से 2 क्वेश्चन, यहाँ 4 से 6 क्वेश्चन। मतलब ये अंदाजा है कि कभी 4 भी आ जाते हैं, कभी 6 भी आ जाते हैं, कभी और भी ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन मैंने ऑन एन एवरेज एक विंडो रखा हुआ है ताकि 3-4 साल के पैटर्न को एक एवरेज वे में रखा जाए, है ना। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से काफी सवाल बनते हैं और आपको पता भी है कि काफी वैरायटी के क्वेश्चन इससे बनते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स 3 से 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 से 4, लीनियर इक्वेशंस 1 से 2, कभी कभी आते ही भी नहीं है लीनियर इक्वेशन, तो आप इसे चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन स्टिल इसकी जो यूजेस होते हैं वो काफी अलग अलग जगह पे होते हैं, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, लॉगरिथम्स हो गया, ये सारे चैप्टर्स जो हैं ये काफी हेल्पफुल होते हैं आपके आगे की मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए। जब आप अलजेब्रा से फंक्शंस वगैरह में जाते हो, कैलकुलस वगैरह में जाते हो, या फिर स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी में जाते हो, तो बहुत एप्लीकेशंस आपको इन चैप्टर्स के देखने को मिलते हैं। तो मुझे जहां तक लगता है कि इनमें से सर इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर मार्क किए जाए तो कौन कौन से होते हैं, ये आपको पूरा पूरा ध्यान देना है। कॉम्प्लेक्स नंबर ध्यान देना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ध्यान देना है, सीक्वेंस सीरीज ध्यान देना है, बाइनोमियल थ्योरम ध्यान देना है, क्योंकि ये चैप्टर्स कभी कभी ढेर सारे सवालों के साथ भी पेपर बनता है और कभी कभी इतने तो एवरेज रहते ही रहते हैं। तो आपको इन चैप्टर्स पर मेजर फोकस करना है ना। तो पहला सेक्शन हमारा कंप्लीट है अलजेब्रा। नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। अब इसमें ये कोई चैप्टर्स नहीं है, ये एक्चुअली में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में 3 टाइप्स के प्रॉब्लम होते हैं, जिसमें मैट्रिक्स और उसके टाइप से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, फिर प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेंट्स आता है, और फिर एप्लीकेशन और डिटरमिनेंट्स, जिसमें हम लोग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, जो 3 वेरिएबल इक्वेशंस होती हैं उस तरीके के प्रॉब्लम्स, है ना। तो अब आप देखिए कि ये 20 से 25 मार्क्स का आता है। मतलब अगर मैं पूरा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स की बात करूं तो ये सब मिलाकर हमारे पास 8 से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चन यहां से मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से पूछ लिए जाते हैं। तो छोटे आसान सवाल भी होते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट सवाल भी होते हैं, थोड़े से क्रिटिकल सवाल भी होते हैं। तो 8 से 10 सवाल का एवरेज रहता है, कभी कभी 10 तक भी पहुंच गया, कभी कभी 6 भी रहता है, कभी कभी 8 भी रहता है। तो ये एवरेज 3-4 सालों का मिलाकर मैं बता रहा हूं। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है, सच बताऊं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मेजर पार्ट इसका काफी आसान होता है।
कुछ चीजें अगर हम लोग बताएं, जैसे प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेंट से क्वेश्चन जो बनते हैं उसे ट्रिक से सॉल्व कर लिए जाते हैं, लेकिन अगर उसको प्रॉपर्टीज को समझने में बच्चों को दिक्कत आती है, और अगर मैं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने वाला पार्ट बताऊं तो कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, कुछ बच्चों को वो आसान लगता है, लेकिन मैट्रिसेस वाला जो पार्ट होता है वो बड़ा आसान होता है। उसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जो है बच्चों को थोड़ा दिक्कत देती है, लेकिन ओवरऑल मैं अगर बोलूं तो आसान टॉपिक है, आसानी से स्कोर किया जा सकता है, तो बढ़िया टॉपिक है बेटा मेरे हिसाब से, तो आपको ये डेफिनेटली करना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट हम लोग चल रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। अब इसकी तो बस बात ही मत करो, यहां से भी हमारे 10 क्वेश्चंस तो बनते ही हैं, मतलब अगर मैं एवरेज की बात करूं तो 8 से 10 क्वेश्चंस हमारे पास बनकर निकलते हैं यहां से। अब वैसे तो अलग अलग चैप्टर्स में ये बटा होता है, जैसे एंगल्स एंड मेजरमेंट जिसमें रेशियोज आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के सारे रेशियोज, मल्टीपल एंगल्स, सब मल्टीपल एंगल्स, कंपाउंड एंगल्स, ट्रांसफॉर्मेशन एंगल्स सारे आ जाते हैं इसके अंदर। और एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो हाइट एंड डिस्टेंसेस आ जाते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स आ जाते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करूं तो ये अपने आप में ही एक बिल्कुल अलग टाइप ऑफ टॉपिक है जो ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड ही रहता है। तो अब कभी इनवर्स ट्रिगो से ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं तो ट्रिगो में कम हो जाते हैं, कभी ट्रिगो में ज्यादा हो जाते हैं तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो के कम हो जाते हैं, कभी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में ज्यादा हो जाते हैं। तो ये घुमा फिरा के आपको 8 से 10 क्वेश्चन यहां से भी रखता है, तो मतलब भैया 25 मार्क्स हमारे ट्रिग्नोमेट्री से होते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री के लिए मैं एक बहुत 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 सीधी बात बता देना चाहूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री बच्चों को नहीं आती, मतलब क्यों नहीं आती, क्योंकि उनको बहुत सारे फॉर्मूले देख के ना जी घबराने लग जाता है कि सर ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये क्वेश्चन देख के हमें तो नहीं समझ में आता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी दे देता हूं कि सबसे पहले तो आप लोगों को क्या लगानी होती है, जो भी डीपीपी आपको दी जाती है वो डीपीपी आप लगाएं, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको क्या लगानी होती है, आर एस अग्रवाल एनडीए वाली लगानी होती है, ठीक है, एनडीए वाली आर एस अग्रवाल लगानी होती है, ठीक है। अब अगर इसके बाद आपको दिक्कत आती है, आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, आप दिक्कत में आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे बेटा, आप यहां पर इसके साथ आर एस अग्रवाल के साथ, अच्छा तीसरे नंबर पे ना पहले आप पीवाईक्यूज भी लगा लीजिएगा, कहां तक के 10 साल के पीवाईक्यूज भी लगा लीजिए इन टॉपिक्स के। फिर इसके बाद यहां तक तो मैं आपको बोलूंगा कि ये हर एस्पिरेंट को करना चाहिए, ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको करना ही करना है। लेकिन अब इसके आगे जो भी लिखा हुआ है, यानी अब जो मैं आपको चीजें बताने वाला हूं 4 नंबर पे और 5 नंबर पे, ये मैं आपको बताता हूं कि ये उन्हें करना है जिनसे ट्रिग्नोमेट्री ये करने के बाद भी नहीं हो रही है, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, सर वो क्वेश्चंस हमें नहीं समझ में आ रहे कि कौन से फॉर्मूले से होने हैं। तो आपको मस्ट बेटा क्लास 11th की आर डी शर्मा लगानी चाहिए, ठीक है, क्लास 11th की आर डी शर्मा। और बेटा इसमें मैं रिकमेंड करूंगा कि हर एक सवाल आपको लगाना चाहिए, हर एक, चाहे वो छोटा सा एग्जाम्पल हो चाहे वो बड़ा सा क्वेश्चन हो, आपको हर एक क्वेश्चन आर डी शर्मा का क्लास 11th की सॉल्व करना है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि जब आर डी शर्मा को आप खोलते हो ना तो आपको पता चलता है कि सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही कम से कम 1000 से ऊपर सवाल हैं। तो अगर आप बेटा 1000 सवाल तुम प्रैक्टिस कर लोगे, आर डी शर्मा से प्रैक्टिस कर लोगे, उसके सॉल्यूशन देख लोगे, अच्छे से रिवाइज कर लोगे, तो तुम्हें नहीं लगता कि 150-200 सवाल तो आप देखकर सॉल्व करना शुरू कर दो कि अरे यार इसका आंसर तो मैंने आर डी शर्मा में देखा था, ऐसे निकलता था, इसका आंसर तो ऐसे ऐसे निकलेगा, तो वो कनेक्शन आपका बिल्ड होगा। सो दैट इज वाई क्लास 11th की आर डी शर्मा इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको इन तीनों को करने के बाद भी ऐसा फील हो रहा है कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत आ रही है, तो डेफिनेटली बेटा ट्रिग्नोमेट्री में आपको ऐसे जाना है। अगर आपको दिक्कत आती है तो ये पॉइंट जरूर याद रखेगा, क्लास 11th की आर डी शर्मा, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आपको और अगर प्रैक्टिस करनी है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर भी लगा सकते हैं सेम ट्रिग्नोमेट्री के लिए। तो ट्रिग्नोमेट्री काफी इंपॉर्टेंट है बेटा मेरे हिसाब से। ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ चैप्टर ही नहीं, ट्रिग्नोमेट्री हर दूसरे चैप्टर में भी एप्लीकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी बात करूं तो ये हमारे कैलकुलस में प्रेजेंट होगा, ये हमारे जियोमेट्री में प्रेजेंट होगा, ये हमारे अलग अलग इक्वेशंस जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह 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 कई सारी जगहों पे प्रेजेंट दिखेगा आपको। मतलब अगर मैं ये कहूं कि सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री इतना ही है तो गलत बात है। ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस आपको बहुत जगह पर दिख जाएंगे, अलग अलग चैप्टर में उसकी प्रेजेंस दिखेगी। तो मेजरली 80% सिलेबस में आपको ट्रिग्नोमेट्री दिखेगा, 20% में नहीं दिखेगा, जैसे कई बार प्रोबेबिलिटी में नहीं दिखता है, ठीक है, बाइनरी नंबर्स में नहीं दिखता है, स्टैटिस्टिक्स में नहीं दिखता है, ठीक है। तो ऐसी जगहों पे ट्रिग्नोमेट्री नहीं दिखेगा, वरना आपको ट्रिग्नोमेट्री जनरली दिखेगा, ठीक है।
तो ट्रिग्नोमेट्री इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नाउ दिस इज एनालिटिकल ज्योमेट्री। ये जनरली बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। तो इस चैप्टर को देखते ही बच्चे छीछी करने लग जाते हैं कि सर ये तो बहुत बुरा चैप्टर है। तो अब बुरा है तो बुरा है, आप इसे देख सकते हो कि अगर आपको यहां पर मैं कहता हूं कि हाँ देखो बहुत ज्यादा फायदे वाली चीज तो नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आप ध्यान से देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कभी कभी सवाल आता ही नहीं है, लेकिन हाँ 1 से 2 सवाल का एवरेज देखा गया है। स्ट्रेट लाइंस 1 से 2 सवाल का एवरेज देखा गया है। कोनिक सेक्शंस 2 से 3 सवालों का एवरेज देखा गया है। तो ये वाला पार्ट बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कहता हूं बेटा आप स्किप करना चाहो कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन फिर से मैं बोलूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल जिसमें डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला वगैरह वगैरह कहीं ना कहीं कैलकुलस में इस्तेमाल होगा, फिर क्या करोगे? स्ट्रेट लाइंस में स्लोप ऑफ लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, स्लोप एंगल बिटवीन टू लाइंस का कॉन्सेप्ट जब इस्तेमाल करना होगा कैलकुलस में, तब क्या करोगे? कोनिक सेक्शंस में बेटा कैलकुलस में जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स लगा रहे होगे, मैक्सिमम मिनिमम लगा रहे होगे, टेंजेंट लगा रहे होगे, तो उस वक्त आपको कोनिक सेक्शंस में इक्वेशंस ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स जब पढ़ोगे तब क्या करोगे? तब आपको किसी में लोकस पूछ लिया और आपके सामने एक इक्वेशन बनकर आ गई, आप उसे पहचान ही नहीं पा रहे हो कि एलिप्स की इक्वेशन है या पैराबोला की इक्वेशन है, हाइपरबोला की इक्वेशन है, तब क्या करोगे? तो मान लो अगर कोई बच्चा कहता है कि मैं एनालिटिकल ज्योमेट्री के ये 3 चैप्टर सर छोड़ देता हूं क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, मुझे नहीं समझ में आते, बहुत बुरे लगते हैं, तो उस सिचुएशन में आप देखो ना आपका नुकसान कहां पर हो रहा है। थोड़ी सी डिस्टेंट विजन रखो, दूर की दृष्टि रखो और देखो कि आपको इन चीजों का नुकसान कहां हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि अच्छा इन डेप्थ नॉलेज के साथ मत पढ़ो, कम से कम बेसिक लेवल पे तो पढ़ सकते हो ना। अगर मान लो इनमें से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 1 तो सॉल्व कर पाओगे, इसमें 2 आ रहे हैं तो 1 तो सॉल्व कर पाओगे। अरे जाने क्यों दे रहे हो? आपके पास जब समय है तो सही डायरेक्शन के साथ इसका बेसिक्स तो पढ़ लो, ताकि इसका बेसिक्स एटलीस्ट एप्लीकेशन जहां पर हो रहा होगा वहां पर आप ये लोग यूज कर सकते हो। वेक्टर अलजेब्रा में बेटा 3 से 4 सवाल होते हैं, यकीन मानिए कभी कभी 5 से 6 सवाल भी इसने वेक्टर में पूछे हुए हैं। 3D में 2 से 3 सवाल तक के बनते हैं जिसमें इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, थोड़ा कम प्रचलित है। वेक्टर अलजेब्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर वेक्टर अलजेब्रा कर ही लिया तो हाथों हाथ बेटा 3D ज्योमेट्री भी कर लेना, मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट ये है, आप लोगों को करना चाहिए। अब एनालिटिकल ज्योमेट्री का पार्ट हो जाता है, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। अब देखो 40 मार्क्स तक का ये एवरेज रहता है डिफरेंशियल कैलकुलस में, जिसमें फंक्शंस को भी हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस में ही पढ़ते हैं, क्योंकि फंक्शंस जो है जब आप फंक्शंस को पढ़ते हो इसमें वन-वननेस, ऑन-टू-नेस, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सारी चीजें बेटा फंक्शंस में ही समझ में आती है। डोमेन, रेंज सारी चीजें फंक्शन में ही समझ में आती है, उसकी कॉन्टिन्यूटी फंक्शन में ही समझ में आती है। तो फंक्शन से हम लोग जाते हैं लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी में, लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी से आते हैं डेरिवेटिव्स में, और डेरिवेटिव्स से आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। वेटेज आपको दिख रहा है, मैं कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए, आपको सारे के सारे चैप्टर बिल्कुल 110% करने चाहिए, एक भी इग्नोर करने लायक नहीं है। क्योंकि कभी कभी अगर एनडीए का थोड़ा सा माथा अगर घूमा तो वो इनमें बढ़ा के भी सवाल पूछ लेता है, ठीक है। ऐसे पैटर्न्स देखे गए हैं कि इनमें बहुत ज्यादा सवाल पूछ लिए, फंक्शंस में से ही कम 8 सवाल पूछ लिए गए, सिर्फ फंक्शन में से 8 सवाल पूछे गए थे एक बार, सिर्फ फंक्शन में से, समझ रहे हो आप। तो ये काफी वो समझ लीजिए कि आप अनप्रिडिक्टेबल कह सकते हैं कि इस वाले पार्ट से कि सर इतने ही सवाल आएंगे। मैं तो पैटर्न एवरेज सेट करके बता रहा हूं कि इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन यकीन मानिए चीजें अलग हो सकती हैं। तो एक भी टॉपिक आपको मिस नहीं करना है। ऑब्वियस सी बात है, जितना अच्छे से आप डेरिवेटिव्स और लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उतना ही फायदा आपको आगे जाके किस में होगा बेटा, आगे जाके आपको इंटीग्रल कैलकुलस में होगा, जिसमें 20 मार्क्स का हम लोग देते हैं। तो बच्चा कहता है कि सर इंटीग्रेशन भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, हमसे इंटीग्रेशन नहीं बनता है। देखो बेटा 3 से 4 सवाल हैं, नुकसान अगर झेल सकते हो तो झेल जाओ इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन का सिलेबस अगर बोलूं तो इतना बड़ा है ना, दिख भी नहीं रहा है यहां तक। तो अगर सिलेबस बोलूं तो इतना बड़ा, लेकिन सवाल आ रहे हैं इतने से, सर जी क्या इतने से के लिए इतना बड़ा सिलेबस करना जरूरी है क्या? मैं कहता हूं नहीं, मत करो। अगर आप छोड़ना चाहते हो छोड़ दो। किसी का अगर इंटीग्रेशन अच्छा है तो उसे इंडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन करनी चाहिए, अगर नहीं है तो बेटा जाने दे सकते हैं। ये मैं एवरेज बच्चों के लिए बता रहा हूं कि सर क्या, वो जो पूछते हैं कि सर क्या मैं इंटीग्रेशन छोड़ सकता हूं, हाँ आप छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसे भी मत छोड़ो कि भाई एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन ना कर पाओ। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि छोड़ने का मतलब होता है 2 तरीकों से। एक होता है कि डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को अध्ययन नहीं किया आपने सिर्फ उसे ऊपर से पढ़ लिया कि अच्छा इसका इंटीग्रेशन ये होता है, इसका इंटीग्रेशन ये होता है। कम से कम एनसीईआरटी सॉल्व कर ली, तो एनसीईआरटी में भी कम से कम 100-150 टाइप के क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए होंगे, तो आपको एक आइडिया होगा कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो मैं सॉल्व कर लूंगा, है ना। तो इस तरीके से मत छोड़ना कि बिल्कुल मैं पन्ने ही फाड़ दूं किताब में से कि डेफिनेट इंटीग्रेशन मैं पढ़ूंगा ही नहीं, ठीक है। पन्ने ही फाड़ के बिल्कुल फ्लश कर दिए मैंने, उसको जला दिया मैंने कि डेफिनेट इंटीग्रेशन जीवन में नहीं पढ़ूंगा मैं कभी, ये मत करना। क्योंकि अगर तुमने इसे काटा
तो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में कुछ इंटीग्रेशन आएंगी जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ इंटीग्रेशन आएंगी जिसे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो अगर आपने इसे बिल्कुल फाड़ के फेंक दिया तो इसे भी दोनों को फाड़ के फेंक देना बेटा, नहीं होने वाले। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर मैं कहूंगा कि इसे थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, थोड़ा थोड़ा। तो ये वाला पार्ट आपका एक दो सवाल आएगा तो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। लेकिन ये वाला पार्ट बेटा मैंने 3 से 4 बोला है, इसका मतलब ये नहीं है कि 3 से 4, कभी कभी ज्यादा सवाल भी पूछे गए हैं, कभी कभी सच में ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। तो इसका जो कनेक्शन होगा बेटा वो इंडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रेशन के साथ कनेक्शन रहेगा, खासकर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के साथ कनेक्शन रहेगा। तो ये वाला पार्ट के लिए मैं कहूंगा कि एटलीस्ट इसमें एनसीईआरटी जरूर पढ़े। ठीक है, इसकी एनसीईआरटी जरूर पढ़े, ताकि आप बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट अच्छे से मजबूत कर सकें, है ना। चलिए फिर इसके बाद आखिरी जो टॉपिक आता है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। बेटा कभी कभी तो स्टैटिस्टिक्स में 10 सवाल, प्रोबेबिलिटी में 10 सवाल, मतलब मोटा मोटा अगर मैं आप लोगों को बताऊं 20 क्वेश्चन, है ना। मोटा मोटा अगर मैं बताऊं 20 क्वेश्चन का एवरेज इनका बना रहता है। स्टैटिस्टिक्स में 8 हो जाएंगे तो इसमें 12 हो जाएंगे, इसमें 10 होंगे तो इसमें 10 हो जाएंगे, कभी कभी थोड़ा बहुत एक दो ऊपर नीचे भी हो सकता है। लेकिन हाँ, स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी मिलकर 20 क्वेश्चन का एक एवरेज हमेशा मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब ये 20 क्वेश्चंस बहुत थोड़े से क्वांटिटी में मुश्किल होते हैं, बाकी बहुत आसान होते हैं। तो अब डिपेंड करता है हर बच्चे के हिसाब से कि किसको आसान लग रहा है, किसको मुश्किल लग रहा है। सर आपको तो सारे आसान लग रहे होंगे, हाँ बेटा, लेकिन एक्चुअली में आसान होते भी हैं। देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे झूठ बोल के क्या ही मिलेगा, आसान होते भी हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे लेक्चर्स को देखकर पता लगा सकते हो कि कितने मुश्किल होते हैं, है ना। तो यकीनन बेटा ये एक बहुत अच्छा पार्ट है। स्टैटिस्टिक्स काफी आसान सवाल होते हैं, प्रोबेबिलिटी थोड़े बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी परमिटेशन कॉम्बिनेशन में ना ईंटें हिली होती हैं। तो जो परमिटेशन कॉम्बिनेशन अलजेब्रा में जो पीएनसी आपने पढ़ा था, अगर वही कमजोर रह गया तो बेटा कहीं ना कहीं आपका प्रोबेबिलिटी भी कमजोर रहेगा। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी को अगर मजबूत करना है तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का फाउंडेशन आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कौन से चैप्टर्स पर फोकस करना है, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकूं, और ज्यादा से ज्यादा स्कोर करके बढ़िया स्कोर करके आप मेरिट लिस्ट में अपना नाम लग सकते हो। तो मैं हमेशा बताता हूं बेटा, पढ़ना आपको सब कुछ चाहिए, लेकिन कुछ चीजों पर आपको ज्यादा ध्यान देना है ताकि आप वहां से बढ़िया स्कोर कर सको। बच्चे का ये होता है कि हाँ सर जी, क्या मैं कुछ चैप्टर्स पढ़ के पास कर लूंगा, तो बाकी चैप्टर्स छोड़ के पढ़ाई करने से पता क्या नुकसान होता है कि उन चैप्टर्स का इस्तेमाल किसी दूसरे चैप्टर में जब हो रहा होता है तो वो चैप्टर तो वो पढ़ रहा होता है, लेकिन क्या होता है, क्योंकि उसने एक चैप्टर पूरा ही फाड़ के फेंक दिया कि मुझे पढ़ना नहीं है उस वजह से क्या होता है, उस वजह से ये होता है कि वो उस चैप्टर में जब आता है, अरे यार ये तो उससे रिलेटेड सवाल है तो इसको छोड़ देता हूं। अब मजेदार बात क्या हुई कि तुमने एक चैप्टर को चुना कि मैं इसे पूरा पढ़ूंगा, लेकिन एक्चुअली में आप उसे पूरा पढ़ पा ही नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने उससे एक रिलेटेड चैप्टर जो था उसे पूरी तरीके से छोड़ दिया। अब उससे रिलेटेड जो भी सवाल इसमें बन रहा है वो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं। तो सही स्ट्रैटेजी ये है कि सारा सिलेबस पढ़ो, जो चीजें आपको लगता है कि मुझे छोड़नी चाहिए, जो आपने मन बना लिया कि मुझे छोड़नी चाहिए, उसको पूरी तरीके से मत छोड़ो, उसको कम से कम बेसिक लेवल पर पढ़ लो, बिल्कुल इन डेप्थ नॉलेज में मत जाओ, ताकि उसका कॉन्सेप्ट अगर किसी दूसरे चैप्टर में इस्तेमाल हो रहा हो तो आप इसे डम की तरह ना बैठकर उसको एटलीस्ट सीखने की कोशिश कर पाओ, है ना। सो दैट्स इट गाइज, यही था हमारा पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी के अंदर, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। तो अब आप मुझे बताएंगे कि आपको और किस तरह की चीज में दिक्कत आ रही है, किस तरह की परेशानी आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मैं जो भी बेहतरीन चीज आप लोगों को परेशान कर रही है, मैं उस बेहतरीन चीज को और बेहतरीन सोल्यूशन लेकर आऊंगा। और इसी के साथ ये सेशन में यहीं पर एंड करता हूं, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।